नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, पीएफआई की फंडिंग पर इस वक्त एक बड़ा खुलासा आपको बता दें। तुर्की और खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। पीएफआई के खिलाफ रेड में ये अहम सबूत मिले हैं कि कैसे विदेशी फंडिंग की जो जानकारी सामने आ रही थी, अब उसे लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट है। तुर्की और खाड़ी देशों से पीएफआई को फंडिंग होती थी, ये सूत्र बता रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना हुआ है। पीएफआई के खिलाफ रेड में इसके सबूत मिले हैं और अब सरकार पूरी तैयारी में है पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की। इसे ऐसे समझिए क्योंकि ये दूसरा बड़ा एक्शन है एक हफ्ते के अंदर। लगातार आप जी न्यूज पर देख रहे हैं कैसे 9 राज्यों में इस वक्त जो रेड चल रही है, कई ठिकानों पर 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब विदेशी फंडिंग का कनेक्शन जो सामने आया, उसमें तुर्की और खाड़ी देशों से विदेशी फंडिंग होती थी। ऐसे सबूत इस जांच के दौरान पाए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने गए हैं तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। पीएफआई पर ये बड़ा खुलासा, तुर्की और गल्फ देशों से पीएफआई को फंडिंग होती थी। मेरे साथ इस वक्त कई सहयोगी हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी, येशा कोटक मुंबई से, मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपाल शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष, सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ी अपडेट यही है, विदेशी फंडिंग को लेकर जो आरोप पीएफआई पर लगते थे, अब सबूत भी मिले हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज ने बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है और जो रेड्स हुई है उसमें कई ऐसे अकाउंट्स की जानकारी मिली है पीएफआई के पास से, जिससे पता चला है कि पीएफआई की विदेशों से काफ़ी फंडिंग होती है। हमने पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से गल्फ देश, खासतौर पे यूएई और अरब से हर महीने 3 मिलियन दिरहम की फंडिंग की जानकारी मिली। 30,000 लोग पीएफआई से सिंपैथी रखने वाले इन देशों में हैं और पीएफआई मेन पावर सप्लाई कंपनी से भी उनके लिंक की जानकारी मिल रही है। यानी जिनको भारत में जो लोग गल्फ देशों में नौकरी करना चाहते हैं, पीएफआई के माध्यम से उनको विदेश भेजा जाता है और उनसे कहा जाता है कि हर महीने वो हर 100 दिरहम उनको भेजेंगे। और अगर आप 30,000 से इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 3 मिलियन दिरहम की बात सामने आई है। दूसरी बड़ी बात कि हम भी खुलासा कर रहे हैं कि कतर और टर्की जैसे देश हैं, वहाँ से भी पीएफआई के लिंक सामने आ रहे हैं। टर्की के एक एनजीओ की जानकारी मिली है जिसके 100 देशों में वो एक्टिव है और वहाँ से काफ़ी बड़ी जो तादाद है पैसे की, वो फंडिंग जो है वो पीएफआई को मिल रही है। तो ये जाहिर तौर पर एक तरफ उनके जो पीएफआई के कार्डर्स हैं वो अलग अलग इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में पकड़े जा रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो एक केस बिल्डअप हो रहा है। अभी देखना है कि कब तक पीएफआई के खिलाफ। ठीक है मनीष, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई बता दे। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की अब तैयारी हो रही है, ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। इसी हफ्ते प्रतिबंध यानी बैन लग सकता है पीएफआई पर। सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर यह प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। पीएफआई पर है आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप। 22 सितंबर को सुरक्षा एजेंसियों ने देश भर में एक साथ कार्रवाई की थी और आपको बताएं पीएफआई के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और लगातार विदेशी फंडिंग और किस तरह से शांति भंग करने की कोशिश, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें पीएफआई का नाम आता रहा है और इसको लेकर एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व। और ये जो पूरे सबूत मिले हैं उसके बाद से ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बहुत जल्द ही पीएफआई पर बैन भी लग सकता है। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। लगातार हर एक अपडेट जी न्यूज आपको दिखा रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा। शाहीन बाग से एक एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के निजामुद्दीन में भी छापेमारी हो रही है, कई इलाके हैं, रोहिणी में भी कुछ जगहों पर छापेमारी हो रही है। तो ये एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर इस वक्त पीएफआई की रेड चल रही है। पूरी डिटेल हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट आपको देगी। सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई के देश भर में ठिकानों पर एक बार फिर से रेड की है। दरअसल 22 सितंबर को देश भर में एनआईए और ईडी द्वारा मारे गए छापेमारी के बाद कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ में जो इनपुट मिले उसे एनआईए ने जितनी भी एंटी टेरर यूनिट्स हैं उनके साथ साझा किया और करीब 9 राज्यों में एक साथ दोबारा से रेड की गई। इस वक्त हम साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के शाहीन बाग इलाके में खड़े हैं और
यही पीएफआई का दफ्तर था, जिसे 22 सितंबर को एनआईए ने सील कर दिया था। इसके बाद बीती रात स्पेशल सेल ने साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जामिया नगर, शाहीन बाग समेत निजामुद्दीन में भी रेड की और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में पीएफआई के संदिग्धों पर छापेमारी की सबसे बड़ी कार्रवाई साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में की गई है, जहां से 1 दर्जन से ज़्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस वक्त हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर हैं और यहां पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और इस पूरे इलाके में जामिया नगर में धारा 144 को लगा दिया गया है। किसी भी तरीके के प्रदर्शन या प्रोटेस्ट या मार्च को लेकर साफ तौर पे पुलिस ने मनाही कर दी है। पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात किया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संदिग्ध जो है वो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से ही हिरासत में लिए गए हैं। फ़िलहाल दिल्ली में रोहिणी है, नॉर्थ ईस्ट है और भी कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पीएफआई के संदिग्धों को लेकर स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 30 लोगों को स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है और ऐसे संवेदनशील जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट या फिर मार्च ना निकाला जाए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाए। फ़िलहाल जो है तमाम ऐसे इलाकों में पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है, फोर्स को तैनात कर दिया है और जितने भी पीएफआई के संदिग्ध थे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये पूरी कार्रवाई जो 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने देश भर में पीएफआई के जो 106 लोगों को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ के बाद की गई थी और ऐसे दिल्ली में 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और ऐसे तमाम संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि कानून और व्यवस्था जो है उसे कोई भी बिगाड़ ना पाए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट में हर तरह से सुरक्षा को लेकर भी सावधानी बरती जा रही है। प्रमोद हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अभी क्या शाहीन बाग से और भी गिरफ्तारी हुई है और एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी के बाद से और क्या अपडेट है पूरे दिल्ली में? प्रमोद, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? देखिए, अगर हम बात करें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें शाहीन बाग भी आ जाता है, जामिया नगर है और साथ में जो निजामुद्दीन है, यहाँ से करीब जी बिल्कुल पयूदी जी, अगर हम बात करें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे ज़्यादा करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया है और साथ में जो जामिया यूनिवर्सिटी है, इस वक्त की मैं तस्वीरें आप दिखाऊंगा कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है और साथ ही साथ धारा 144 जो है पूरे इलाके में लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन यहाँ ना हो। और साथ में जो सोशल मीडिया पर खास नज़र रखी जा रही है कि किसी तरीके से कोई भड़काऊ भाषण या फिर पोस्टर की वजह से जो है लोगों को सड़क पे ना आने दिया जाए। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और साथ में ये हिदायत सबको दी जा रही है कि 4 से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पर एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। और जिस तरीके से जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, पीएफआई पे जब एनआईए और ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, उसके बाद से कुछ सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और सरकार के विरोध में जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके का प्रोटेस्ट या बड़ा कुछ जो प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे। और जिसके बाद कुछ इनपुट जो गिरफ्तार किए गए लोग थे उनसे जो मिले थे, तो उसके बाद जो शेख अहमद है या और बाकी जो लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हो, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के हो, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के हो, कुल 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। और अभी भी जो है वो लगातार कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपने ठिकानों पर नहीं मिले थे, उनकी तलाश जो है स्पेशल सेल कर रही है। ये पूरा ऑपरेशन जो है प्रदीप, आपसे और जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि अभी लगातार जो रेड है वो चल रही है। कई बड़े खुलासे इस दौरान हो चुके हैं। मेरे 2 और सहयोगी मेरे साथ हैं, लेकिन 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं और हसनुल हक, अधिवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप दोनों का। लेकिन ईशा, सबसे पहले मैं आपसे मुंबई के बारे में अपडेट जानना चाहती हूँ। क्या रेड अभी भी वहां पर चल रही है और क्या कुछ और नए ठिकानों पर वहां पर रेड हुई है आज? जी पयोधी, हम फिलहाल जैसे हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि मुंबई की सतह यानी कि ये मुंब्रा में, कल्याण में, जहां 4 लोगों की गिरफ्तारी की है
उनकी पेशी की जाएगी कोर्ट में। मुंबई में फिलहाल कोई रेड नहीं चल रही है, लेकिन मुंबई के आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में से कई जगह है जहाँ पे पूरी रात जो है रेड की गई थी और जो गिरफ्तार किए गए हैं, फिर भले वो मालेगांव से हो, सोलापुर से हो या नांदेड़ से हो, जिन्हें कल रात गिरफ्तारी की गई है पीएफआई के लोगों की, उनकी आज जो है कोर्ट में पेशी की जाएगी। यहाँ तक कि हमने देखा था कि पिछले हफ्ते यानी कि जो गुरुवार को 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, वहाँ पे जो है आज नासिक में जी और 5 लोग की आज कस्टडी खत्म हो रही है, तो उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आज जो है जैसे हमने देखा कि बीती रात पूरी रेड सुरक्षा के लिहाज से भी, ताकि माहौल और न खराब हो, क्योंकि जिस तरह से विरोध हुआ था इसलिए भी कई लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जयपाल, वहां से क्या अपडेट है, आप हमें बताइए लगातार, क्योंकि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी की जानकारी कर्नाटक से है। जी बिल्कुल, देखिए पयोधी, अभी यहाँ पर जो है रेड लगभग खत्म हो चुकी है। जो हमें जानकारी दी गई है डीजीपी आलोक कुमार के द्वारा, सुबह 3 बजे से जो है रेड शुरू हुआ था और लगभग 11 बजे तक चला। इस दौरान कुल 90 लोगों को हिरासत में लिया गया और इन सभी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उन्हें वहां के तहसीलदार, जिसके पास मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी भी होती है, उनके सामने पेश किया गया और इन तमाम 90 लोगों को जो है प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार से और साथ के साथ केंद्रीय एजेंसियों से ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे थे जो ये बता रहे थे कि इस दौरान माहौल को खराब किए जाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है जयपाल, आपसे भी और अपडेट लेते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, हर एक जानकारी, ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। संगीत रागी, जिस तरह से अब ये जो बड़े खुलासे हो रहे हैं इन दोनों रेड्स के बाद और वो सबूत मिल रहे हैं जिसको लेकर कोई चूक नहीं की जानी चाहिए पुलिस की तरफ से, पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है, क्या वक्त आ गया है कि अब इस पर बैन लगा दिया जाए? देखिए पयोधी जी, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने और एजेंसियों ने बहुत मेहनत किया है इसके पीछे। और जो फर्स्ट फेज में जो रेड हुआ वह भी काफ़ी एक सुनियोजित तरीके से उसको एक बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्टिवेट किया गया, ताकि वो सारे लोग जो हैं वो बच करके नहीं निकले। अभी जो दूसरा फेज है वो पहले फेज के में जो पकड़े गए हैं लोग, उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है और जो बड़े खतरनाक इंफॉर्मेशन है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तरों और लोगों पर हमला, बीजेपी के नेताओं पर हमला, मंदिरों पर हमला करने की बात ऐसी निकल करके आई है ताकि देश के अंदर दंगे हो सके, फसाद हो सके। और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का साथ साथ जो है वो टर्की और अरब देशों से पैसे आने की जो है 120 करोड़ रुपए जो है वो ड्यूबियस अकाउंट से पैसे आने की बात आई है जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि 1-2 कार्रवाई और जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी और सूचनाएं आती है, उस आधार ये बहुत बड़ा सबूत तो है। और क्योंकि एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है तो किसी भी तरह से अब कोई चूक नहीं होना चाहती, सारे सबूत इकट्ठा कर मजबूत आधार बनाने की कोशिश की जा रही है। हसनुल हक, सबसे बड़ी बात ये, पीएफआई अपनी सफाई में बार बार ये कहता है कि हम तो समाज में जो अल्पसंख्यक पिछड़े हैं उनके लिए काम करते हैं, ये तो एक इस तरह की संस्था है, हमें मतलब नहीं है कि कौन और क्या कर रहा है जो हमसे जुड़ा है। ये दलील कितनी जायज है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी, हमारी, या फिर जो रागी जी बैठे हुए हैं, हमारी लड़ाई विचारधारा की हो सकती है लेकिन व्यक्ति विशेष की नहीं है। देश को तोड़ने वाली कोई भी शक्ति जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है ये कर रही है, पीएफआई पे अगर नॉन पॉलिटिकल जुडिशरी देखेगी इसको और क्या है ये सही है, क्या तथ्य है, क्या झूठ है, सही है, उस पे देखा जाएगा। अभी तो मुजरिम है, मुलजिम कहा जाएगा, मुजरिम तो कहा नहीं जाएगा अभी किसी को। चल रहा है, अगर उस पे हो सकती है, अगर कार्रवाई होने की होगी। लेकिन देखिए किस तरीके से अगर कहा जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया में कहा जा रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि वो धार्मिक आस्थाओं को आहत करके, भड़का के इस तरीके की चीजों को दंगा फसाद करने का काम है, तो ये दंगा फसाद करने का काम 1947 के बाद से लगातार होते आ रहा है। ये चीज है, वो आरएसएस के थ्रू हो या फिर पीएफआई के थ्रू आज हो या सेमी के थ्रू जो पहले हुआ करता था, ये चीज है। मैं तो चाहता हूं देश में इस तरीके की जो किसी धर्म को
विशेष हसनुल हक टारगेट साहब, करके ये काम करके करती आधार है, तो मैं सबूत चाहता हूं होते कि हैं उसको ना। बंद होना आपने कहा कि चाहिए। मीडिया इस ऐसी खबरें दिखा रहा है। ये सूत्रों से खबर आई है कि काशी मथुरा का लेकर बड़ी प्लानिंग थी, शाहीन बाग में विदेशी फंडिंग, किस तरह से अहिंसा फैलाने की कोशिश की गई, शांति को भंग करने की कोशिश की गई, ये सब सबूत के आधार पर ही बात हो रही है। आपको ये समझना होगा ना कि संगठन और कोई समाज के लिए संगठन काम करता है, उसमें क्या अंतर है। तो आपने जो पहले बात कही, आप उस पर कायम रहते तो ज्यादा बेहतर था। धन्यवाद। मेरे पास समय इतना है, संगीत रागी से एक रिएक्शन लेना था लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।